नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन का अध्याय 9 राजस्थान में महिला सशक्तिकरण अध्याय का अध्ययन करते हैं। भारतीय परंपरा और चिंतन में स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है, किंतु समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में बदलाव आया और स्त्रियों को अनेक विषमताओं का शिकार होना पड़ा। समय ने एक और करवट ली और स्थितियों को फिर से स्त्रियों के अनुकूल बनाने के प्रयास होने लगे। देश की आज़ादी के बाद विभिन्न राजकीय और अराजकीय स्तरों पर स्त्रियों को समाज और जीवन में उनका उचित स्थान दिलवाने में अगणित प्रयास हुए और उन प्रयासों के परिणाम भी नजर आए। स्थिति यह है कि आज हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक यानी तमाम क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखाई देने लगी हैं। निश्चित ही यह बदलाव किसी एक के किए नहीं आया है, पूरे समाज ने इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया है। वैसे इस बदलाव को लाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की रही है। याद करें कि वर्ष 1961 की जनगणना में देश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 40 था, जबकि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत मात्र 15% था। 10 वर्ष बाद 1971 में महिला साक्षरता बढ़कर 22% हो गई और वर्ष 2001 तक आते आते यह 54.16% तक पहुंच गई। यह बदलाव इसलिए मुमकिन हुआ कि लड़कियों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग की लड़कियों को विद्यालयों तक लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोशाकें, छात्रवृत्तियां, दोपहर का भोजन, छात्रावास और लाडली योजना जैसी अनेक प्रयास किए और अब तो भारतीय संसद ने 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के लड़के लड़कियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के अधिकार का विधेयक पारित करके एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम कर डाला। इसके सुपरिणाम हमें कुछ वर्षों के बाद देखने को मिलने लगेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का यह भी कहना है कि इस विधेयक के बाद अब केंद्र सरकार 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अब पूरा जोर महिलाओं की शिक्षा पर ही देने का फैसला किया है। योजना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017 तक देश की 80% महिलाओं को साक्षर कर दिया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता बढ़ने का एक सुपरिणाम यह हुआ कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों तथा स्वायत्त संस्थाओं में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी नौकरियों में वर्ष 1995 में पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों का अनुपात मात्र 7.43% था, जो 2001 में थोड़ा सा बढ़कर 7.53% हुआ और 2004 में बढ़कर 9.68% हुआ। यह अनुपात संतोषप्रद तो नहीं है, किंतु इसकी दिशा आश्वस्त अवश्य करती है। महिला शिक्षा प्रसार का एक अन्य सुपरिणाम यह भी हुआ कि देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के अनुपात में जो खाई बढ़ती जा रही थी, अब न केवल उस खाई के विस्तार पर रोक लगी, उसमें कमी भी आने लगी है। दिल्ली में तो स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की तुलना में बढ़ता हुआ पाया गया है। नेक्स्ट, क्या है
महिला सशक्तिकरण का आशय। तो देश बहुत तेजी से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले यह जान लेना उपयुक्त होगा कि महिला सशक्तिकरण का आशय क्या है। असल में महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को संसाधनों पर अधिक भागीदारी और अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। ये संसाधन नैतिक, मानवीय, बौद्धिक और वित्तीय सभी हो सकते हैं। सशक्तिकरण का मतलब है घर, समाज और राष्ट्र के निर्णय लेने के अधिकार में महिलाओं की हिस्सेदारी। दूसरे शब्दों में सशक्तिकरण का आशय है अधिकारहीनता से अधिकार प्राप्त की तरफ बढ़ते कदम। शुरुआती कदम के रूप में लोकतंत्र का प्रथम सोपान है पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी। 73वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद अनेक पंचायतों में कानून के अंतर्गत मिले 1/3 आरक्षण से भी अधिक महिला प्रतिनिधि चुने जाने लगे हैं। अनेक पंचायतों में तो 50% से भी अधिक महिलाएं चुनी जाती हैं और कहीं कहीं तो सदस्य महिलाएं ही होती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण मौजूदा 1/3 से बढ़ाकर कम से कम 50% कर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो पहले से ही पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित कर सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी पहल कर चुके हैं। उत्तराखंड ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दे दिया है। राज्यसभा ने भी 2/3 से अधिक बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक पारित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम उठाया है। लोकसभा और विधानसभाओं में इस विधेयक को पारित करवाने के लिए प्रयास जारी है और उम्मीद है कि वहां भी यह विधेयक पारित हो जाएगा। और जैसे इतना ही काफ़ी न हो, वर्तमान केंद्र सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए 6 बुनियादी सिद्धांतों में भी महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसी क्रम में महिला अधिकारिता को मूर्त रूप देने के लिए महिला सशक्तिकरण योजना का भी गठन किया गया है। महिला अधिकारिता के इस अभियान को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से भी बल मिला है, जिसके द्वारा सेना की नौकरी में स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का निर्देश सरकार को दिया गया है। भारत सरकार ने इस वर्ष महिला और बाल विकास के लिए अपने योग्य व्यय में लगभग 50% की वृद्धि की है। महिला साक्षरता को और बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठन करके साक्षर भारत नाम से एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा जिन 7 करोड़ वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनमें 6 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह महिला कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक महिला किसान सशक्तिकरण योजना भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय ने मातृभूमि नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। भारत सरकार की इस तरह की बहुत सारी पहले देश में स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मददगार साबित हो रही हैं और होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बात हमें क्योंकि अपने प्रांत राजस्थान के संदर्भ में करनी है, हम अधिक विस्तार से नहीं जा पा रहे हैं। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख में से 48% अर्थात 3 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं।
राजस्थान में महिलाओं की यह संख्या देश की महिला जनसंख्या का 5.46% है। किसी भी प्रांत की लगभग आधी आबादी उसकी तस्वीर को और प्रगति की रफ्तार को बहुत प्रभावित करती है। इतिहास में स्त्री राजस्थान का अपना एक विशिष्ट अतीत रहा है और इसकी अपनी सुदृढ़ परंपराएं और जीवन शैली है। अगर हम अतीत की तरफ देखें तो पाते हैं कि स्त्रियों के संबंध में राजस्थान के प्राचीन और मध्यकालीन समाज का नज़रिया पर्याप्त गतिशील किंतु द्वंद्वात्मक रहा है। स्त्रियों की हालत और हैसियत के मामले में यह समाज आदर्श तो नहीं था, लेकिन वैसा भी नहीं था जैसा इसे आरंभिक उपनिवेशकालीन इतिहासकारों ने दिखाया है। पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से यहाँ पुरुष वर्चस्व था, स्त्रियों के साथ भेदभाव बरता जाता था। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा के भी अनेक प्रावधान तब विद्यमान थे। पितृसत्तात्मक शास्त्रीय विधान इस समाज में बहुत लचीले और उदार हो गए थे और लोक में इसको लेकर बहुत अधिक आग्रह नहीं था। प्राचीन और मध्यकाल में स्त्रियां धार्मिक और दैनिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ बराबर की हैसियत से मौजूद रहती थी। महाराणा कुंभा और राजसिंह कालीन साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है। राजकाज में सामंत स्त्रियों की निर्णायक भूमिका हुआ करती थी। महाराणा लाखा की पत्नी हंसाबाई ने चूड़ा के स्थान पर अपने पुत्र मोकल को सत्तारूढ़ करवाकर मेवाड़ के इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। महाराणा सांगा की पत्नी करमेती ने भी अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनाने में निर्णायक भूमिका अदा की थी। प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान के समाज में स्त्रियों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के भी प्रावधान थे। यहाँ बहन बेटियों को भी जागीरें दी जाती थी। महाराणा राजसिंह कालीन पट्टा बहिया में ऐसी कई बहन बेटियों के नाम हैं जिन्हें जागीरें दी गई थी। सामंत स्त्रियां विवाह उपरांत अंतःपुर में कमोवेश स्वायत्त हैसियत के साथ रहती थी। उन्हें उनके निजी व्यय के लिए पृथक जागीर दी जाती थी और उनके प्रबंध के लिए उनके अपने कामगार हुआ करते थे। इनसे होने वाली आय को खर्चे करने के मामले में वे स्वतंत्र थी। इस राशि से वे दान पुण्य और तीर्थाटन करती थी और भवन बावड़ियों का निर्माण करवाती थी। राजस्थान में सामंत स्त्रियों द्वारा बनाई हुई अनेक ऐसी बावड़ियाँ हैं। इन कालों में विधवाओं को अलबत्ता पितृसत्तात्मकता मर्यादाओं के दायरे में रहना पड़ता था, लेकिन वे सर्वदा अरक्षित और उपेक्षित फिर भी नहीं होती थी। उनके निर्वाह और जीविका के पारंपरिक प्रावधान थे और उनका सम्मान भी होता था। महाराणा कुंभा की विधवा पुत्री रमाबाई को निर्वाह के लिए जावर का परगना दिया गया था। नेक्स्ट, इतिहास की छाया और वर्तमान का सूर्य। राजस्थान की महिलाएं अपनी कलात्मक भावना, गायन, नृत्य और विभिन्न पारंपरिक कलाओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। वे निर्माण स्थलों पर कठोर मेहनत करने की अपनी क्षमता के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थितियों ने जब यहाँ के पुरुषों को जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रांतों में जाने को विवश किया, तो यहाँ की महिलाओं ने तमाम मुसीबतें सहकर भी अपनी गृहस्थी को संभाला। लेकिन प्रांत के अतीत की कुछ खास बातें स्त्रियों की स्थिति के अनुकूल नहीं भी रही हैं। कुछ रूढ़ियाँ, कुछ परंपराएं, कुछ खास तरह की सोच महिलाओं के प्रतिकूल रहा। इन सब के अवशेष भले ही वे कितने भी फीके क्यों न पड़ते जा रहे हों, आज भी मौजूद हैं। इस बात को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन हर्ष की बात
यह है कि स्वाधीनता के बाद और विशेष रूप से हाल के वर्षों में राज्य सरकार के प्रयासों से यह स्थिति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। एक संकेत पर्याप्त होगा। देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को देखें तो इस बात पर सुखद आश्चर्य होता है कि वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में यहाँ पुरुष जनसंख्या की वृद्धि दर 28.01 थी, जबकि स्त्री जनसंख्या वृद्धि दर 29.34% थी। जैसे इतना ही काफ़ी न हो, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह लिंगानुपात बेहतर रहा है। इसी तरह साक्षरता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बदलाव लक्षित किए जा रहे हैं। 1991 में साक्षरता दर 38.55% थी, वह 2011 में बढ़कर 67.06% हो गई और इसी अवधि में महिला साक्षरता दर 20.44 से बढ़कर 52.66% तक पहुंच गई। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि 1991 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 9.2% थी, वह 2001 में छलांग लगाकर 37.74% तक जा पहुंची। इन और इस तरह के अनेक परिवर्तनों ने राजस्थान में स्त्री को उस हैसियत की तरह अग्रसर करने में महती भूमिका निभाई है जिसकी वो वाकई हकदार हैं। राजस्थान में राजकीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। असल में राजस्थान ही देश का ऐसा पहला राज्य है 1984 में भी 7 जिलों में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। बाद में इस कार्यक्रम के सफल और सकारात्मक परिणाम के आंकलन के बाद इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया। यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी मानते हुए उन्हें सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस योजना की मुख्य रणनीति यह है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राज्य तथा जिला स्तर पर सूचना विकास एवं संदर्भ एजेंसी के रूप में किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था का चयन किया जाता है। इदारा महिला विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी, अकादमिक एवं संदर्भ सहायता प्रदान करता है। विभिन्न विभागों की भी अनेक योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास करती हैं। महिला विकास कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसी क्रम को नेक्स्ट जारी रखते हुए राज्य सरकार ने 2 या अधिक महत्वपूर्ण फैसले किए, जिनके अंतर्गत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई और महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य महिला आयोग राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य निम्न हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच कर विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना, प्रवर्तन विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना, राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना, महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो
उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश करना, महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना और महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना। महिला सशक्तिकरण के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रयास सीधे जनता से जुड़कर सुनवाई व जनसंवाद, डाक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही, जिलों में जन सुनवाई, व्यक्तिगत सुनवाई, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर प्रसंज्ञान। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना। राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आयोग की संरचना निम्नानुसार है। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की महिला होनी अनिवार्य है। अध्यक्ष एक, इन्हें राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। सदस्य 3 होंगे। सदस्य सचिव एक, राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित अधिकारी होगा। राजस्थान में महिला अधिकारिता की निर्मित संचालित विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम। यह लक्षित किया गया है कि महिला विकास की जितनी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए उन्हें बनाने और लागू करने में महिलाओं का बहुत कम जुड़ाव रहा है। इसलिए यदि महिला विकास को गति देनी है तो महिलाओं को इन सभी कार्यक्रमों से जोड़ा जाना अपेक्षित होगा। दूसरी बात, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किसी औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से महिला विकास के उद्देश्यों की पूर्ति कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक नीचे के स्तर तक महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होगी तब तक महिलाओं का वास्तविक रूप में न तो विकास हो पाएगा और न ही उनका सशक्तिकरण संभव होगा। इसी सोच को सामने रखकर राज्य में 18 जून 2007 को महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं आयु उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं विकास रहा है। महिला अधिकारिता निदेशालय के अंतर्गत वर्तमान में महिला विकास से संबंधित समस्त योजनाएं जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर संचालित हैं का क्रियान्वयन एवं प्रबंध किया जाता है। महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं नीतियों में समन्वय कर महिलाओं को वास्तविक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, रोजगार तथा प्रशिक्षण एवं उनका सामाजिक सशक्तिकरण महिला अधिकारिता के प्रमुख क्षेत्र हैं। विभिन्न विभागों द्वारा इस निम्न प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। महिला विकास कार्यक्रम। महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से वर्ष 1984 में राज्य के 7 जिलों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में महिला विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्तमान कार्यक्रम की सफलता और महिलाओं के इसके प्रति रुझान को देखकर विभिन्न चरणों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और अब यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चल रहा है। वर्ष 2007-08 में पृथक से निदेशालय महिला अधिकारिता की स्थापना की गई, जो वर्तमान में आयुक्तालय महिला अधिकारिता के रूप में महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन कर रहा है। महिला विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की विभागों की योजनाओं व नीतियों में समन्वय स्थापित कर इसका लाभ महिलाओं तक पहुंचाना है। इसके साथ ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में तथा व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विपक्ष में वातावरण बनाना है। महिला विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर महिला विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। महिला विकास कार्यक्रम की केंद्र बिंदु है मानदेय प्राप्त ग्राम स्तरीय साथीन महिलाओं को
विकास की मूलधारा से जोड़ने का काम करती है तथा समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच एवं जागरूकता पैदा करती है। महिला विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीति के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराने हेतु वातावरण तैयार करना, महिलाओं को उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, नियोजन आदि के बराबर अवसर उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता के लिए वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट, बालिकाओं एवं किशोरियों के विशेष संरक्षण और सुरक्षा के प्रयास करना, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, सभी प्रकार की हिंसा, पारिवारिक एवं सामाजिक शोषण एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों से उनकी रक्षा करना। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम राज्य में वर्ष 2011 तक अधोलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, जिससे आने वाले 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। सामूहिक विवाहों हेतु अनुदान, समाज में विवाहों पर अनावश्यक व्यय की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 बनाए गए और उनमें समय समय पर यथावश्यकता संशोधन किए गए। सामूहिक विवाह अनुदान के अंतर्गत एक समय में एक बार में एक एक करके 10 जोड़ों को और अधिक से अधिक 166 जोड़ों को अनुदान दिया जा सकता है। प्रत्येक जोड़ा अनुदान की दर 6000 है। अनुदान की कुल राशि 2 लाख रुपए को 2 मार्च 2009 के आदेश से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अनुदान राशि 6000 प्रति जोड़ा का 50% आयोजनकर्ता को और शेष 75% दुल्हन के नाम से 3 वर्ष के लिए सावधि जमा करवाई जाने का प्रावधान है। जिला महिला सहायता समिति शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलंब राहत देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन देने एवं शोषण के प्रकरणों को पुनरीक्षित कर शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला समिति गठित है। इस समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, 2 कानूनी सलाहकार, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य हैं। जिला उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव हैं। यह समिति एक स्थायी समिति है और इसकी बैठक 3 माह में एक बार या जितनी बार अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार महसूस करे उतनी ही बार आयोजित की जा सकती है। समिति उत्पीड़ित, निराश्रित, शोषित महिलाओं को तत्कालीन आश्रय एवं विविध सहायता और परामर्श उपलब्ध कराती है तथा उत्पीड़ित शोषण के प्रकरणों को पुनरीक्षित कर आवश्यक समझाइश अथवा विधि कार्रवाई करती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण दिए जाने और उन्हें तुरंत व आपातकाल में राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम व इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से संरक्षण नियम 2006 पूरे देश में एक साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी किए गए हैं। इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि इसमें पहली बार घरेलू हिंसा को
परिभाषित किया गया है। इससे पूर्व किसी भी कानून में विवाह के अलावा अन्य रिश्तों को शामिल नहीं किया जाता था। अब घरेलू हिंसा में बहन, विधवा माँ, बेटी, अकेली अविवाहित महिला आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त साझा घर की भी परिभाषा दी गई है ताकि व्यथित महिला को निवास संबंधी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सके। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए घरेलू हिंसा शब्द की व्यापक परिभाषा की गई है। इसमें प्रत्यर्थी का कोई भी ऐसा कार्य, लोभ या आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, जीवन, उसके शारीरिक अंगों, उसके कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या क्षतिग्रस्त करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। इसमें व्यथित पीड़ित का शारीरिक दुरुपयोग, शाब्दिक या भावात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। इसमें किसी वस्तु की मांग, दहेज आदि को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं परिचेतनाओं सहित कुल 548 अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है और 79 गैर सरकारी संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य के सभी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने में आशा सहयोगिनियों की मदद ली गई है। इस योजना के अंतर्गत निम्न मुख्य सेवाएं व लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। सरकारी संस्थान या मिशन के तहत पंजीकृत निजी संस्थान में संस्थागत प्रसव करवाने पर प्रत्येक ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के बाद संस्था से छुट्टी मिलने के समय 1400 रुपये का चेक दिया जाता है। यदि आशा सहयोगिनियां साथ न हो तो वाहन खर्च के लिए 300 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। बीपीएल कार्ड धारक महिला को 1400 में से 500 पोषण के लिए गर्भ के 7वें महीने में प्राप्त होते हैं। शेष 900 संस्थागत प्रसव करवाने पर संस्था से छुट्टी मिलने के समय प्राप्त होते हैं। प्रसव के बाद महिला की देखभाल हेतु अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 24 घंटे ठहरने की व्यवस्था की गई है। महिला के साथ जाने पर आशा सहयोगिनी को 400 रुपये परिवहन राशि और 200 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को घरेलू प्रसव के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव करवाने पर सभी महिलाओं को 1000 तथा आशा सहयोगिनी को 200 रुपये की राशि दी जाती है। बीपीएल कार्ड धारक महिला को प्रथम प्रसव संस्थागत होने पर 5 लीटर घी भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, राज्य में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिनके एक भी पुत्र न हो और जिन्होंने 1 या 2 पुत्रियां होने पर नसबंदी करवाई हो, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बालिका के नाम पर 10,000 रुपये की राशि यूटीआई फंड की सीपीपी योजना के बॉन्ड के माध्यम से दी जाती है। शिशु पालना गृह, राज्य में ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के बच्चों को दैनिक देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु शिशु पालन गृह चलाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में 18 जिलों में 263 शिशु पालना गृह संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के 7 माह से 5 वर्ष तक
के बच्चों की दैनिक देखभाल, चिकित्सकीय सुविधा तथा बच्चों के लालन पालन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जेंडर संवेदनशील बजटिंग। महिला विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम के संदर्भ में पिछले कुछ समय से एक नई सोच विकसित हुई। अभी तक महिलाओं के हित में जो भी कार्यक्रम बनाए गए उनका महिलाओं की स्थिति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना अपेक्षित था। नवीन अवधारणा यह है कि बजट का आवंटन वर्ग आधारित होने की बजाय जेंडर आधारित होना चाहिए ताकि सभी वर्गों का विकास का लाभ समान रूप से मिल सके। इसी अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न विभागों से उनके कार्यक्रमों, योजनाओं के पुनरावलोकन और प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण अनुरोध किया गया है ताकि योजनाएं और कार्यक्रम जेंडर आधारित हो सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार जेंडर संवेदनशील बजटिंग की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके प्रथम चरण के रूप में वर्ष 2005-06 में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, मुद्रांक व पंजीयन तथा सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग, इन 6 विभागों के बजट का आंकलन किया गया है। वर्ष 2006-07 में 8 और विभागों ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन विभाग, जनजाति क्षेत्र, उद्योग, सहकारिता, वन, पशुपालन एवं उद्यान विभागों के बजट का जेंडर आधारित अंकेक्षण किया गया है। इस प्रकार कुल 14 विभागों को जेंडर आधारित विश्लेषण कर दिया गया है। राज्य सरकार जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को एक संस्थागत रूप देने पर भी विचार कर रही है ताकि समय समय पर संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों का जेंडर आधारित मूल्यांकन संभव हो सके और संबंधित विभागों को उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान किए जा सकें। किशोरी शक्ति योजना। भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में भी एक नवाचार के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण ब्लॉकों में 11 से 18 वर्ष तक की स्कूल नहीं जाने वाली अथवा बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए सभी 274 शहरी व ग्रामीण ब्लॉकों में संचालित की जा रही है। इस योजना में सभी 237 पंचायत समिति ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तथा शहरी क्षेत्रों में 2 आंगनवाड़ियों में 30-30 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उन्हें साक्षर, संख्यात्मक और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने तथा उनके सामाजिक वातावरण से संबंध मुद्दों के प्रति बेहतर समझ देने का आश्वासन किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वर्ष 1997-98 में स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं, अपनी छोटी बस्तों के माध्यम से सहयोग से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं, स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। राज्य में अब तक 1,75,034 समूहों का गठन किया जा चुका है और उनमें से 1,36,367 समूह द्वारा बैंकों में खाते खोलकर अपनी बचत राशि जमा करवाई जा रही है। इन समूहों की आंतरिक बचत राशि 1,06,91,00,000 रुपये है। अब तक 1,37,142 समूह को बैंकों द्वारा 294.07 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2004-05 से राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह हाट बाजार आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के हाट बाजार संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 10 स्वयं सहायता समूह की पहचान कर उन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वरोजगार तक ले जाया जाएगा। प्रत्येक स्थायी समूह को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी तथा स्वरोजगार गतिविधि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला समूह द्वारा निर्मित
उत्पादों के विपणन के अवसर भी सुलभ कराए जाएंगे। इसी क्रम में वर्ष 2010 से अमृता पुरस्कार भी प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक सहायता समूह को 50,000 रुपये एवं स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के श्रेष्ठ अनुभव एवं परिणाम देने वाले स्वयं सेवी संगठन को 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई। कार्यक्रम के 7 सूत्र थे: सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाहों की रोकथाम, लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव, महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण भी शामिल है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, राजस्व, ग्रामीण विकास, रोजगार, गृह, परिवहन, कृषि और महिला और बाल विकास विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों को समन्वित किया जा रहा है। विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों को समन्वित करने के बाद भी इन लक्ष्यों को अर्जित करने में कोई गैप रहता है अथवा अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता रहती है, इसके लिए पृथक से 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है। अन्य इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार के ऐसे अनेक कदम हैं जिनसे महिला सशक्तिकरण को बहुत बल मिला है। यहाँ हम संक्षेप में उनकी चर्चा कर रहे हैं। राज्य के सभी शेष 1262 बालिका विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है, ताकि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर होने वाली 14% ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित किया जा सके। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उनकी शिक्षा पर होने वाले संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। साक्षरता एवं सतत शिक्षा के अंतर्गत 3,967 विशेष महिला शिविर आयोजित कर 90,204 महिलाओं को साक्षर किया गया। इस पर 7 करोड़ 41 लाख रुपए व्यय हुआ। महिलाओं के लिए 401 व्यवसायिक कौशल उन्नत प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए गए, जिनमें 20,060 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। राज्य में 19 महिला थाने कार्यरत हैं। यदि कोई पीड़ित महिला अभियोजन दर्ज न कराकर आपसी समझौता चाहती है तो महिला सलाहकार एवं सुरक्षा केंद्रों व पारिवारिक परामर्श केंद्रों द्वारा महिलाओं के ससुराल पक्ष को बुलाकर सुलह करवाने का प्रयास किया जाता है। राज्य में अभी तक 12 महिला सलाह सुरक्षा केंद्र और 39 पारिवारिक परामर्श केंद्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पर सभी थानों में महिला डेस्क कार्यरत है, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई कर त्वरित गति से कार्रवाई कर राहत प्रदान करती है। महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी योजना की क्रियान्विति के लिए सीकर, जालोर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और बारा में महिला थाने खोलने की अधिसूचना 13 दिसंबर 2009 को जारी की गई। राज्य सरकार की इन योजनाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार की एक पहल की चर्चा विशेष रूप से आवश्यक है, जिससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को अत्यधिक बल मिला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से पूरे देश की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, सम्मान, समानता और नेतृत्व का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं को रोजगार के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और 1/3 रोजगार महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी दी जाएगी। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के 5 वर्ष से अधिक बच्चे आते हैं,
उन्हें संभालने के लिए एक महिला मजदूर को लगाया जाएगा। ग्राम स्तरीय चौकसी और निगरानी समितियों के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेगी। सदस्यों का चुनाव करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। इस योजना के अंतर्गत राज्य में मेट के पैनल में 50% महिलाओं को शामिल करने की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में महिलाओं को समुचित भागीदारी देने के अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह किया गया है। यही वजह है कि वर्ष 2009-10 में जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सर्जित मानव दिवसों में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48 था, वहीं राजस्थान में महिलाओं का भागीदारी प्रतिशत 67% था। इस तरह राजस्थान में 6,41,353 गाँवों में ग्राम स्तरीय चौकसी तथा निगरानी समितियों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। 9,166 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण समिति में महिलाओं को प्रति समिति 2 सदस्यों के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है। मेट पैनल में महिलाओं की भागीदारी 50% है। राजस्थान राज्य की महिला नीति। विगत कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए नीति की घोषणा की। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी राष्ट्रीय महिला नीति पर 1996-97 में एक चर्चा आरंभ की। इन सभी प्रयासों से समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के संघर्ष में ऐसे दस्तावेज की उपादेयता पर चर्चा प्रारंभ हुई। अनेक विशेषज्ञों का मत है कि प्रगतिशील नीतियों एवं कानूनी प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होते हैं। भारत का संविधान भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद को मान्यता देता है। महिलाओं के पक्ष में इस सकारात्मक धारणा में महिला समर्थक कानूनों, आरक्षण एवं विशेष कार्यक्रमों को वैधता प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार का भी यह मत है कि महिलाओं के पक्ष में उठाया गया प्रत्येक कदम समान अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष में महिलाओं की मदद करेगा। इसी धारणा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक नीति पत्रक जारी करने का निश्चय किया है। यह आशा की गई है कि यह नीति पारंपरिक नीति दस्तावेजों से हटकर होगी। इसे एक कार्यकारी दस्तावेज के रूप में, जो एक गतिशील और आशावादी दृष्टिकोण रखता है, देखना उचित होगा। इस नीति पत्रक में न तो सब प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं और न ही यह दम्भ है कि इसमें महिलाओं से संबंधित सभी बिंदु सम्मिलित कर लिए गए हैं। यह दस्तावेज परिधियों को चिन्हित करने का प्रयास करता है। आशा की जाती है कि जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होगा, इसमें और परिष्कार किया जाएगा। असल में इस दस्तावेज का उद्देश्य कोई नई बात न कहकर इस देश के कानूनों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करना है। नीति के उद्देश्य। इस नीति का उद्देश्य समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं के स्तर एवं उनकी स्थिति में सुधार करना तथा शोषण व शोषणवादी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों व तंत्र को गतिशील बनाना और राज्य में महिला बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सहायक वातावरण तैयार करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये उपाय प्रस्तावित हैं। ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करना जो लिंग समानता, सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थन बनाए। घर की अर्थव्यवस्था, समाज एवं राज्य में महिलाओं की उत्पादक भूमिका को मान्यता देना। सरकार संसाधनों एवं विकास के परिमापों तक सबकी समान पहुंच एवं नियंत्रण के लिए प्रयास करेगी। अत्यधिक दरिद्रता एवं विषम परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरों, कन्याओं एवं महिलाओं की विशेष जरूरतों को मान्यता देना समाज के दुर्लभ वर्गों के विकास हेतु प्रयास को लक्षित करना है। महिलाओं में कुपोषित, अस्वस्थता, जल्दी बच्चे पैदा होने एवं अधिक मृत्यु के जीवन चक्र की मान्यता देना।
महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जीवन चक्र के ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना जो बचपन से वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण पर आवश्यकताओं को मान्यता देता है। महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण एवं अनचाही गर्भधारण को रोकने के लिए सहायता प्रदान करना, सभी बालिकाओं को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दिलाना, निरक्षर एवं नवसाक्षर किशोरियों एवं महिलाओं को बुनियादी एवं सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर समान सुविधाएं दिलाना, सभी स्तरों पर सभी विभागों में सरकारी कर्मचारियों की जेंडर संवेदनशीलता के लिए सहायक वातावरण एवं उपयुक्त तंत्र सर्जित करना तथा राजनीतिकों व निर्माताओं व मीडिया को संवेदनशील करना है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोन्नत करना और समर्थन देना तथा विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुंच को प्रोत्साहित करना। त्रिआयामी दृष्टिकोण यह किसी भी नीति में मुमकिन नहीं होता है कि महिलाओं को प्रभावी करने वाले सभी कारकों को सूचीबद्ध कर दिया जाए। राजस्थान जैसे विशाल और विविधता भरे प्रदेश में तो यह काम और भी अधिक कठिन है। यहाँ की क्षेत्रीय, आर्थिक, भौगोलिक विषमता और विभिन्नता, सामाजिक और पारंपरिक दृष्टिकोण महिलाओं के लिए असमान वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और विशिष्ट संस्कृति हैं जिनके मूल स्वरूप को बचाए रखते हुए उनमें व्याप्त कुरीतियों को दूर कर जेंडर समानता का उद्देश्य अर्जित करना कठिन कार्य है। इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नीति एक व्यू रचना के रूप में संविधान द्वारा प्रतिपादित समानता, सामाजिक न्याय, समान नागरिकता को आधार स्तंभ मानकर प्रारूपित की गई है। इस नीति की क्रियान्विति के लिए इसे त्रिआयामी रूप प्रदान किया गया है और ये त्रिआयामी रूप निम्न है: अधिकार परिप्रेक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि। यह आयाम इस नीति को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं, कल्याणकारी विचारधारा के स्थान पर सशक्तिकरण व अधिकार प्रदत्त करने की भावना को अधिक महत्व देता है। वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है कि इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे महिलाएं सामाजिक व राजकीय तंत्र पर पूर्णतः आश्रित न होकर स्वयं सशक्त बने और अपने अधिकारों व दायित्वों को समझते हुए विकास की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएं। इसके लिए प्रशासकों, नीति निर्माताओं, राजनीतिक व सामाजिक नेताओं एवं सेवा प्रदाताओं की महिलाओं के प्रति अधिष्ठायी मानसिकता को बदलना आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में घिरी हुई महिलाओं व विशेष फोकस ग्रुपों तक पहुंचाना। यह आयाम हमारे समाज के दुर्बल वर्गों को चिन्हित करता है तथा यह स्वीकार करता है कि सभी महिलाएं एक ही श्रेणी की नहीं हैं। इसके प्रशासकों व सेवा प्रदाताओं को अपने प्रयत्नों को उन समूहों पर लक्षित करने में मदद मिलेगी जिन्हें उनकी नितांत आवश्यकता है। समुचित विधान, कार्यक्रम, विकास परिनिश्चित एवं कार्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र। यह आयाम उन प्राथमिकताओं को अनुसूचित करता है जिन पर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों से कार्य अपेक्षित है। इससे सभी को अपने अपने क्षेत्र में कार्य योजनाएं तैयार कर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अधिकारों के परिप्रेक्ष्य की पुनः अभिपुष्टि। समान अधिकारों की संवैधानिक गारंटी से अभिप्रेत यह नीति महिलाओं के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। महिला दशक 1975 से 1985 की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया व सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभग्राही न मानकर उनको सशक्त बनाने की ओर उन्मुख हुई। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध सब प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के दिसंबर 1989 के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह नीति दस्तावेज इस समझौते के अधिकार परक परिप्रेक्ष्य की भावना पर आधारित हैं। विशेष रूप से यह नीति
निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन करती है: जीवन, उत्तरजीविता, जीविका के संसाधनों, आश्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, भेदभाव रहित वातावरण, प्रजनन में महिलाओं के योगदान की अभिस्वीकृति तथा कामकाजी महिलाओं के लिए बाल रक्षा सेवाओं के लिए सह प्रतिबद्धता का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों एवं सामान्य संपत्ति संसाधनों तक पहुंच का अधिकार, ऐसे सुरक्षित वातावरण का अधिकार जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के जीवन में सहायता प्रदान करते हैं। अबोध शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार, स्वयं के शरीर पर अधिकार व स्वेच्छा से गर्भधारण करने का अधिकार, शिक्षा, सूचना, कौशल विकास एवं ज्ञान के लिए साधनों का अधिकार, हिंसा, अतिक्रमणों एवं दासता के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, गरिमा एवं व्यक्तित्व का अधिकार, हिंसा, सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्ति का अधिकार, गरीब महिलाओं के लिए विधिक सहायता सहित विधिक एवं सामाजिक न्याय का अधिकार, सभी समुदायों जातियों की महिलाओं के लिए अभिभेदकारी व्यक्तित्व कानून का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं, रोजगार के लिए समान पहुंच का अधिकार, राजनीतिक, प्रशासनिक व शासन की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार। ये अधिकार नीति निर्धारण के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं एवं स्वीकार करते हैं कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, प्रशिक्षण, जीविका आदि तक पहुंच अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, न कि केवल वंशवृद्धि के सहयोगी साधन के रूप में। यह नीति महज जनन दृष्टिकोण से दूर हटने तथा शक्ति प्राप्त करने अधिकारों की पैठ करने की अभिपुष्टि करती है। यह अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को अब और अधिक समय तक कल्याण कार्यों में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखा जाएगा, अपितु अधिक स्वायत्तता, विश्वास, ज्ञान, सूचना, गतिशीलता, दक्षता प्रदान करने के लिए बने कार्यक्रमों की प्रवृत्ति एवं विषय सामग्री को सुनिश्चित करने में सक्रिय सहभागिता के रूप में देखा जाएगा। संक्षेप में यह अवधारणा महिला को सशक्त बनाने का कार्य करने में सरकार को समर्थन बनाएगी। विधान, कार्यक्रम, विकास एवं कार्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र। यद्यपि यह नीति राज्य सरकार द्वारा सभी के सहयोग और विचार विमर्श से निर्धारित की गई है, किंतु राज्य सरकार की यह मान्यता है कि इसका सफल क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार एवं इसके तंत्र द्वारा न संभव होगा और न ही वांछित होगा। फलस्वरूप गैर सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों, अकादमिक संसाधनों, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा नया नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गों को इस नीति के क्रियान्वयन से जोड़ना आवश्यक है। इस बात को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केवल कतिपय साधनों या कतिपय संगठनों की अलग अलग कार्य योजनाओं के स्थान पर एक सर्वांगीण तथा एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। महिलाओं की अधिकांश समस्याएं एक दूसरे की पूरक हैं, अतः उनके समाधान में भी ये तथ्य समावेश करना होगा। सामाजिक सेवाओं जैसे बच्चों की देखरेख, स्वच्छ पेयजल, उचित सफाई सुविधाएं, आय अर्जित करने के अवसर तथा घर समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए तंत्र आदि सबको एक साथ काम करना होगा। जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना असंभव होगा जब तक पुरुष एवं महिला दोनों ही अपने बच्चों के उत्तरजीवी होने के बारे में निश्चित न हो जाएं एवं उन्हें अपने जीविकोपार्जन के अवसर प्राप्त न हो। प्रजनन का भार महिलाओं पर डालने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्हें लक्ष्य बनाने जाने में कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस नीति में महिला विकास से संबंधित निम्न 3 मुख्य बिंदुओं की पहचान की गई और मुख्य विभागों की सूची दी गई तथा संबंधित राजकीय विभागों को चिन्हित कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। ऐसा महिला विकास के लिए एकीकृत कार्य योजना बनाने में सुविधा की दृष्टि से किया गया। 3 बिंदु हैं: आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समर्थन सेवाएं, स्वास्थ्य पोषण एवं जन स्वास्थ्य, पानी, सफाई आदि।
यह संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट करता है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और अपनी प्रतिबद्धता को अपनी विभिन्न गतिविधियों से मूर्त रूप देने में जुटे हैं। कहना अनावश्यक है कि देश और प्रांतों के नागरिक भी इसे सारे सरकारी प्रयासों का भरपूर लाभ ले रहे हैं और समाज के एक हिस्से में व्याप्त उस सोच में जिसके अनुसार स्त्री को द्वैत दर्जे का नागरिक माना जाता है बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। निश्चित ही यह बदलाव स्वागत योग्य है। आखिर कोई भी देश अपनी आधी आबादी को साथ लिए बगैर तो तरक्की नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।